आप देख रहे हैं क्वालिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और बात करेंगे सरकार के 100 दिनों के मेगा प्लान पर, जहां दालों से खाने के तेलों तक और नवगठित सरकार यहां पर कई अहम फैसले ले सकती है। इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। नीरव नमस्कार। और एनडीए 3.0 अपने टॉप मिनिस्टर्स का हम यहाँ पर उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी होता हुआ देख चुके हैं। वो चार्ज यहाँ पर ले सकते हैं, चार्ज ले चुके हैं। 100 डेज की यहाँ पर बात की जा रही है और कई मिनिस्टर्स ने तो ऑफकोर्स यहाँ पर कहा भी है कि उनके टॉप एजेंडा में यहाँ पर क्या कुछ है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात आती है, यहाँ पर भी हमें फूड मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, काफ़ी टॉप के मिनिस्टर्स मिले हैं। यही जा रहा है कि आगे जो भी होता हुआ नजर आएगा वो इंडस्ट्री, किसान और एग्रीकल्चर के हित में होगा। जहाँ तक खाने के तेलों की बात है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ऑफकोर्स प्रहलाद जोशी जी जिस तरह का काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है, भावांतर स्कीम से लेकर काफ़ी बड़े बड़े फैसले वहाँ पर लिए गए हैं। एमपी इन दैट सेंस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल स्टेट है। अब वही एजेंडा पूरी कंट्री में हम आता हुआ देखेंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्टेट के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे बिकॉज ऑफ हिज प्रो फार्मर स्टैंड, और उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव स्कीम्स भी फार्मर के लिए लाए थे। जो क्या, जैसे कि आपने कहा भावांतर योजना स्कीम लाए थे, तो उसमें किसान का भी बेनिफिट हुआ था, स्टेट का भी बेनिफिट हुआ था, क्योंकि स्टेट में पिल्फरेज, कैरिंग कॉस्ट, वेस्टेज और डैमेज होता है कार्गो स्टोर करने पे, वो भी नहीं हुआ था। और इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ था, क्योंकि उनको जब राइट प्राइस में, जिस प्राइस में वो आज कोई भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस प्राइस पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था और फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा था। तो तीनों के लिए ही विन विन और विन सिचुएशन थी। वैसे चीफ मिनिस्टर अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन चुके हैं। आई थिंक उन्होंने काफी क्लियरली उनका स्टेट दिया है कि आने वाले 100 दिन में वो ये प्लान कर रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप वो घटाना चाहते हैं। यस, ऑयल तो बहुत बड़ा इंपोर्ट है, और ये एक बहुत कंटिन्यूसली कंसर्न हमारी इंडस्ट्री का भी रहा है कि इतना बड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंस एडिबल ऑयल्स में होना बहुत अच्छा नहीं है इंडिया एज अ कंट्री के लिए, इवन हमारे कंज्यूमर्स के लिए। तो इसमें क्या पॉलिसीज वो लाते हैं वो देखने का रहेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो एमएसपीज, क्योंकि अब डिक्लेयर होनी चाहिए, वो एमएसपीज डिक्लेयर होंगी, तो पल्सेस में आई थिंक 8 से 10% का इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑयल सीड्स में 5% का कर रहे हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा 5% से बेटर भी कभी करें, अगर ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे रहे तो। उसी के साथ में हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हार्वेस्ट सीजन पे समझिए कि प्राइसेस बहुत लो रहे ऑयल सीड क्रॉप के, तो एक मामूली सा इंक्रीमेंट ऑन इंपोर्ट ड्यूटी भी इनके कार्ड्स पे रह सकता है, बट वो बहुत कॉशियसली करेंगे, देख के कि कंज्यूमर्स को हर्ट ना हो। उसी के साथ में मैं बोलूंगा कि भावांतर योजना जैसी योजना तो बहुत बड़ी योजना होती है, बट यस, अगर कोई ऐसी क्रिएटिव स्कीम ये ला सकते हैं जिससे कि एक विन विन बने, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा रहेगा। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से सारे ऑर्गेनाइजेशन ये कंटिन्यूसली मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्रूड एंड रिफाइंड के बीच का डिफरेंशियल भी चेंज हो, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इसमें प्रॉस्पर करे और फार्मर को भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट कर सके। तो जी हाँ। ये सारी चीजें देखने की रहेंगी। जी और मैं मानता हूं कि काफी फार्मर टचिंग के ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और अच्छा काम इनको करना चाहिए। जी हाँ। शिवराज सिंह चौहान जो आपकी ही स्टेट से भी हैं, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने वहाँ पर एग्री में काम होता हुआ देखा है, और वो कंट्री वाइड अब यहाँ पर उनको उसको दिखाने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपने कहा नीरव की, चाहे वो एमएसपी है, इंपोर्ट डिपेंडेंस है, और जिस तरह की ड्यूटीज़ हैं, किसान को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारा काम होगा। अब तक हम देखते आए हैं कि एक तरफ हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत कम देखी हैं, दूसरी तरफ एमएसपीज़ बढ़ते हुए देखे हैं, तो क्लियरली एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर रही है। लेकिन इलेक्शन का साल भी था। आपको लगता है कि सरकार को बहुत क्लियरली देखना होगा नियर टर्म पॉलिसीज़, लॉन्गर टर्म पॉलिसीज़, और साथ में किसान का रोड मैप, वेलफेयर, तो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की इमीडिएट ज़रूरत है? यस, 100% ये रहेगा। और ये तो बड़ा क्लियर है कि जो एकदम प्रो कंज्यूमर स्टैंड था, वो स्टैंड थोड़ा सा गवर्नमेंट का आई थिंक चेंज होगा। फार्मर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है
कुछ कुछ क्रॉप्स में, तो प्रो फार्मर भी ये बनेगा। और अब एक राइट बैलेंस आई थिंक गवर्नमेंट स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी। और जैसे कि हमने पहले पिछले टर्म में भी देखा था, पहले के 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने एक बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी थी। जैसे कि आज एडिबल ऑयल इंपोर्ट में एक इंपोर्ट ड्यूटी है जो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास एक रेवेन्यू के फॉर्म पे जाती थी। उसमें ही उन्होंने एक एआईडीसी करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड निकाला था। अब आज ये जो फंड इन्होंने इकट्ठा किया था, ये इसलिए डेडिकेटेडली एक ऐसा अकाउंट बनाया गया था जिससे कि ये फंड सीधा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाए। अल्टीमेटली सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हमें डिपेंडेंस घटाना है, तो पिछले बार भी मैंने आपको बोला था कि हमें यील्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। आज इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया की यील्ड्स फॉर ऑल ऑयल सीड क्रॉप्स इज जनरली बिटवीन 50 to 60% ऑफ द वर्ल्ड एवरेजेस। हम काफी थ्रेशोल्ड से भी नीचे हैं। हमारे यहाँ फार्मर को यील्ड बढ़ाने का हमें जरूर कोशिश करना चाहिए कि उसकी यील्ड कैसे बढ़ती है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे कैनाल्स हो चाहे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर वर्क करना गवर्नमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, तो दालें हो या खाने के तेल हो, और काफ़ी कुछ एक लंबी लिस्ट यहाँ पर नीरव ने हमारे साथ शेयर करी है कि सरकार को इसके ऊपर काम हो करना होगा। उसके साथ ही ईल्ड में जो ऑफ कोर्स ग्लोबल के हिसाब से हमारी काफ़ी कम है और काफ़ी सारी क्रॉप्स में काफ़ी कम है, सीड्स को लेकर काफ़ी काम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक और ड्रिवन करने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट 100 डेज़ में यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे एग्री मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी करते हुए नजर आएंगे। नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा लिस्ट आउट करने के लिए। ऑफकोर्स आपसे लगातार यहाँ पर बात होती रहेगी एज एंड व्हेन हम यहाँ पर एक नया रिफॉर्म, नई पॉलिसी या नया स्टेप सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे रवि देओरा, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के दिस के लिए। ग्रुप के रवि देओरा जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार। और काफ़ी उठापटक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज़ में देखने को मिली है। एफओएमसी की मीटिंग और यूएस के इन्फ्लेशन डेटा को तो बाजार को इंतज़ार है ही, लेकिन इस बीच आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि सोने में गिरावट है लेकिन चांदी में जो गिरावट है वो उससे कहीं ज़्यादा। जरूर से थोड़ा कॉशियसनेस दोनों कमोडिटियां, जब से चाइना ने अनाउंस किया है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में चाइनीज सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड ट्रेड नहीं करेगी, तब से थोड़ा कॉशियसनेस बना है। आई थिंक कल मीटिंग के बाद शायद ये थोड़ा आपको अनसर्टनिटीज का माहौल अड़ता दिखे, एंड कल फेड के चेयरमैन की जो स्पीच होगी इसके ऊपर पूरा माहौल सेट होगा। हालांकि अभी भी सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल है। आई थिंक गोल्ड में मुझे लग रहा है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। आज थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स नीचे, फिर भी आज गोल्ड में करेक्शन है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हैंगओवर रहेगा। 71,300 के करीब प्राइस चल रहा है, 71,400 के करीब गोल्ड बेचे, स्टॉप लॉस लगा है 71,580, एक छोटा स्टॉप लॉस, एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो 71,000 से 70,800 तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बिकवाली की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने और चांदी में। लेकिन साथ ही साथ रवि, आप बाकी मेटल्स में क्या करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली है। मीटिंग से पहले डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी है जिसका असर है ये। जरूर से जिंक में लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा। कल काफी अच्छी रिकवरी थी, हालांकि 2800 के ऊपर एलएमए में सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लग रहा है कि वैसे भी चाइना के साथ काफी अच्छा कोरिलेशन है, एंड चाइना एंड कोई ना कोई सेक्टर चाइना एंड हांगकांग कोऑपरेशन कर रहा है। आज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काफी बड़ी बिकवाली थी। अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बड़ी बिकवाली रही थी, तो आई थिंक लग रहा है कि वहां पे थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है सेलिंग, एंड चाइना बेस्ड फंडामेंटल पे वहां पे वीकनेस जारी रह सकते हैं। आई थिंक कॉपर एंड जिंक दोनों में आप बेचे। जिंक में 252 के करीब बेचे, 255 के स्टॉप लॉस रखे, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 247 का रहेगा। वहीं कॉपर में 852 के करीब प्राइस चल रहा है, सेल करके चल रहे अराउंड 855, स्टॉप लॉस वुड बी 862, एंड टारगेट रहेगा 842 का। ऑलराइट, तो बिकवाली यहाँ पर मेटल्स में करने की राय है, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो या फिर प्रेशस मेटल्स। रवि, साथ ही साथ एक मैसेज आया है वो भी ले लेते हैं। जयपुर से है, इनका नाम बहुत क्लियर नहीं है, एएटीएम लिखा है इन्होंने कि मैं जयपुर से हूँ और ये जीरे में कारोबार करना चाहते हैं। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि किस तरह के भाव आज यहाँ रह सकते हैं। आज आई थिंक जो होना था हो चुका है, पर्टिकुलर अभी 1 घंटा ही बाकी रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि अगर आप नेक्स्ट जीरा की बात करें तो एक बैकवर्ड एक्शन है, एंड वहां पे थोड़ा ध्यान रखें। 26,720 के करीब प्राइसेस नए कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में,
तो आई थिंक ये अगर 26,200 या 26,000 मिल जाए तो वहां पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जब तक ये करंट एक्सपायरी खत्म नहीं होगी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। अगर नई स्ट्रेटेजी लेनी है तो आई थिंक 27,000 के करीब जीरा के जो कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बेच के चले 27,400 की स्टॉप लॉस के साथ एक बार 26,000 तक के लेवल आपको वहां आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही एक और मैसेज आया है ये प्रीति का है। धनिया 3 टन इनके पास पड़ा हुआ है, कारोबार में हैं ये और ये कह रहे हैं कि 6400 की इनकी एवरेज निकलती है, जानना चाहती हैं कि क्या करें। जब से धनिया में काफी अच्छी लेवल पे बाई की है। आई थिंक ये पुरानी बाइंग होगी, 3-4 महीने से यही प्राइस ट्रेड हो रहा है। हालांकि हाई लेवल से करेक्शन मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल के बेस पे आ चुका है। लास्ट ईयर काफी सप्लाई बढ़ी थी और इस हिसाब से प्राइजेस में मींस की गिरावट थी। इस हिसाब से अभी देखे तो फ्लैटिश ट्रेड चल रहा है। आप रुके, कोई ज्यादा मुझे यहाँ से वीकनेस नहीं दिख रही। 73,000 का बेस है वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बना रहेगा। आई थिंक वो एक लेवल माइंड में रखे और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 7800 तक के लेवल आपको ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ से और 5 से 6% तक की तेजी है आपको आती हुई दिख सकती है। एक और मैसेज आया है जो कि नेचुरल गैस पे है। जिया ने रायपुर से लिखा है, 160 लेवल से इन्होंने लिया है, जानना चाहते हैं कि आगे अब जाके क्या लगता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स नेचुरल गैस के प्राइसेस में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, इंडियन मार्केट्स में उसका रिएक्शन है, लेकिन अगर खरीदारी हो 160 पे तो क्या करें। सबसे अच्छे लेवल पे है क्योंकि आपके लेवल से ऑलमोस्ट 100 रुपीज प्राइसेस में अप्रिसिएशन आ चुका है। होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले आप 248 का एंड आप अपने पोजीशन को होल्ड करें। एग्जैक्टली 262 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास 2 लॉट है, एक लॉट वहां पे सेल कर दे एंड दूसरे जो लॉट है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 248 का रखे। एंड आप दूसरा भी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। एक्सपायरी काफी नजदीक है तो आप क्या करें, 260 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी आप बेच सकते हैं। तो आपका जो सेलिंग होगा वो 272 का होगा। 12 रुपए पे कॉल ऑप्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आइदर यू कैन बुक विद द सेलिंग ऑफ द कॉल ऑप्शन और आप अगर 262 आता है तो वहां पे एक बार बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे ये थर्सडे इन्वेंट्री के डेट आएंगे उसके बाद थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां पे रहेगा। तो अच्छे प्रॉफिट में है तो एक बार बुक कर लीजिए। ऑलराइट, तो खरीदारी में बने रहें और ऑफ कोर्स जैसे कहा गया कि फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस में भी आप यहां पर एक स्ट्रैटेजी ले सकते हैं आपको टोटली हेज करने के लिए। बहुत शुक्रिया रवि, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए और तमाम दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार दूसरी ओर।